Assalamualaikum and welcome back to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Dear student, हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स को स्टार्ट किया था। एंटी डायबिटिक ड्रग्स का पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डायबिटीज़ के डिफिनीशन, डायबिटीज़ के एक्सप्लेनेशन, डायबिटीज़ के डिजीज़ प्रोसेस एंड डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ हमने जो पेरेंट्रल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है दैट इज़ इंसुलिन एंड इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटी डायबिटिक एजेंट्स यानी एंटी डायबिटिक ड्रग्स का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को एक्सप्लेन करेंगे। बट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहले जाके वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए। देन अगर आप वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड पे आएंगे तो आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझने में आसानी होगी। और जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा था तो वो यहीं से आगे कंटिन्यू करें। So let's begin. Anti-diabetic agents, oral anti-diabetic agents include पेरेंट्रल डायबिटिक एजेंट्स जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स में हमारे पास कौन कौन से मेडिकेशन आते हैं? द फर्स्ट वन इज सल्फोनल यूरिएज। सल्फोनल यूरिएज के 2 जनरेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। एंड नॉन सल्फोनल यूरिएज, कुछ यूरिएज है जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में यूरिएज यानी यूरिया इंक्लूडेड है तो वो सल्फोनल यूरिएज कहलाते हैं, और जिनके स्ट्रक्चर्स में यूरिया मिसिंग है वो नॉन सल्फोनल यूरिएज है। तो यूरिएज का फिर फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन एक्सप्लेन करेंगे। एंड नॉन सल्फोनल यूरिएज में बिगोनाइड्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, थायाजुलिनिडायोन्स एंड मेग्लिटिनाइड्स, ये जितने भी एजेंट्स से आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, द फर्स्ट वन इज सल्फोनल यूरिएज। सल्फोनल यूरिएज का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट बीटा सेल टू सिक्रीट मोर इंसुलिन। याद रखिएगा कि सल्फोनल यूरिएज फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन क्या है? पैनक्रियास के बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हांस करे। आल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर। नॉर्मली हमारे लीवर में ग्लूकोज की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को लीवर से क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, और बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि आप इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज करें। Thus increase the insulin cell receptor, thus increasing the ability of cell to bind insulin for glucose metabolism। और इसके साथ साथ हमारे जो रिसेप्टर्स है इंसुलिन रिसेप्टर, उसको उनको क्या करते हैं? उनको इंक्रीज करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं। सेंसिटिविटी उनके अंदर जनरेट करती है कि वो इंसुलिन के साथ क्या करे? बाइंड हो जाए। और जब वो रिसेप्टर इंसुलिन को अपने साथ बाइंड करेंगे तो यह इट्स मीन दैट कि हमारे पास ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है वो इजीली हो जाएगी एंड मोर फास्टली हो जाएगी। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी। सल्फोनल यूरिएज 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, 3 एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज बीटा सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस करें। सेकंड वन इज लीवर में जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, उस प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप अपने साथ इंसुलिन को बाइंड करें। जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। अब इंडिकेशन क्या है सल्फोनल यूरिएज को? कौन कौन से कंडीशन में हम सल्फोनल यूरिएज को यूज कर सकते हैं? इफेक्टिव एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के लिए इफेक्टिव है, टाइप 2 डायबिटीज में हम यूज करते हैं। द सेकंड वन इज ओनली इफेक्टिव इफ बीटा सेल आर फंक्शनल। तभी इफेक्टिव है, तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हो और बीटा सेल फंक्शनल हो। ठीक है, बीटा सेल से सिक्रीशन हो रहा है इंसुलिन का, बट वो
कम हो रहा है, सिक्रीशन डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल स्टॉप नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ओनली। सो इट्स मीन दैट कि टाइप 2 डायबिटीज़ में ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल की सिक्रीशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और साथ साथ जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है इंसुलिन। सो इट्स मीन दैट कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हम सल्फोनिलयूरिएज को यूज़ करेंगे, ठीक है। So the sulfonylureas are classified as a first and second generation. Two generation है sulfonylureas के, first and second generation. Second generation have a greater ग्लाइसेमिक टेंडेंसी देन फर्स्ट जनरेशन। अच्छा जी, जो सेकंड जनरेशन होता है वो जहाँ पर भी सेकंड जनरेशन होगा तो उसके जो वर्क होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन जो उसकी टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी सेकंड जनरेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सेकंड जनरेशन जो है वो जल्दी एंड मोर इफेक्टिवली जो है आपको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में लेकर जाता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से मेडिकेशंस आते हैं? टुलबुटामाइड, एसिटोहेक्सेमाइड, टोलाजेमाइड एंड क्लोरोप्रोमाइड। सो ये इसके क्या है, जेनेरिक नेम है टुलबुटामाइड, एसिटोहेक्सेमाइड, टोलाजेमाइड एंड क्लोरोपामाइड। एंड उसके जो ब्रांड नेम से आते हैं टुलबुटामाइड, उरिनेज, डाइमिलोर, टुलिनेज एंड डाइबीन्स। सो इसको आप लोग इजीली ऐसे याद रखें कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सल्फोनिलयूरिएज है उसके आखिर में अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो क्या आता है, एमाइड, AMIDE, एमाइड, एमाइड, एमाइड एंड एमाइड। सो जितने भी हमारे पास सल्फोनिलयूरिएज के फर्स्ट जनरेशन है उनके लास्ट में जो है क्या आएगा, एमाइड, एमाइड, एमाइड एंड एमाइड। जबकि जो सेकंड जनरेशन ऑफ द सल्फोनिलयूरिएज है, सेकंड जनरेशन में क्या आता है, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबोराइड एंड ग्लाइमिपिराइड। और उसके जो जेनेरिक नेम है जो वो GLI एंड GLY से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, GLI, GLY एंड GLI। तो यहाँ से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। और सेकंड जनरेशन में जो हमारे पास ब्रांड नेम है, सो ग्लिपिजाइड किस नेम से आते हैं, ग्लूकोट्रोल, ठीक है। इसके अलावा ग्लिमिप्राइड किस नेम से आते हैं, एमराइल। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि सेकंड जनरेशन में GLI, GLY एंड GLI आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट जनरेशन के लास्ट में क्या आते हैं, एमाइड, एमाइड, एमाइड एंड एमाइड। तो यहाँ से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है हमारे पास सल्फोनिलयूरिएज के, नर्वसनेस, ट्रेमर, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, हैंगर, एनोरेक्सिया, इट्स मीन दैट के भूख का ना लगना, डायरिया एंड हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन क्या होता है हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन क्या क्या है इसके कि कौन कौन से कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। डायबिटीज मेलेटस टाइप 1 में हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा कि डायबिटीज मेलेटस टाइप 1 में हमारे पास बीटा सेल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसको हम सल्फोनिलयूरिएज को तभी दे सकते हैं जब हमारे पास बीटा सेल फंक्शनल हो। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेस हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस के साथ हो तो उसको हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये जो सल्फोनिलयूरिएज है इनके साइड इफ़ेक्ट में से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एंजाइटी आ रहा है, तो ये स्ट्रेस को और एंजाइटी को और भी एनहांस करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अल्कोहल के साथ हम नहीं देंगे, ठीक है। और अल्कोहल के साथ साथ हम और किस चीज़ के साथ नहीं देंगे, हेपेटिक एंड रेनल डिस्फंक्शन के साथ। क्योंकि अगर हेपेटिक एंड रेनल डिस्फंक्शन के साथ हम इसको देते हैं तो इसकी क्या होती है, मेटाबोलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, और जब मेटाबोलाइजेशन इसकी नहीं होगी और इसकी जो है बॉडी से ही आउट नहीं होंगे क्योंकि हेपेटिक एंड रेनल सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो देन उस टाइम हमारे पास इसमें लैक्टिक एसिड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक कंपाउंड। और वो लैक्टिक कंपाउंड क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक
एसिडोसिस काज करेंगे, ठीक है, जिसे हम लैक्टिक टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग नॉन सल्फोनिलूरियाज में से हमारे पास क्या क्या आते हैं? दीज ड्रग अफेक्टेड द हेपेटिक एंड जीआई प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। देखिए हमारे हेपेटिक से यानी लीवर से और जीआई में क्या होता है? प्रोडक्शन होती है ऑलरेडी किस चीज़ की? ग्लूकोज की, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को और भी इंक्रीज करते हैं। सो ये जो नॉन सल्फोनल यूरिएज है ये हमारे जो हेपेटिक और जीआई ग्लूकोज की प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करता है, उसको कम करता है, रिड्यूस करते हैं कि वहाँ से जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस ना हो जाए। और साथ साथ ये जो हमारे जीआईटी ट्रैक है जहाँ से हम जो भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोसाइडेज। तो ये नॉन सल्फोनल यूरिएज जाके ग्लूकोसाइडेज को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ताकि वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं तो वहाँ से जो है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, ठीक है। ये इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब नॉन सल्फोनल यूरिएज में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? बिगोनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, थायाजुलिनिडाइन्स एंड मेगलेटिनाइड्स। ये हमारे पास क्या है? ओरल नॉन सल्फोनल यूरिएज, ठीक है। अच्छा, नॉन सल्फोनल यूरिएज में से द फर्स्ट वन बिगोनाइड्स के मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि एट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिस तरह हमने पहले बात की। एट इंक्रीज इंसुलिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है CHO से, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट से। तो वहाँ पर ये इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। जब इंसुलिन वहाँ पे जाकर बाइंड होगा अपने रिसेप्टर के साथ, हर एक सेल में इंसुलिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर ग्लूकोज की इजीली मेटाबोलाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा, बिगोनाइड्स की एग्जाम्पल में से हमारे पास फर्स्ट वन कौन सा आता है? मेटफोरामिन, जो कि ब्रांड नेम से आता है ग्लूकोपेज। अब ग्लूकोपेज क्या करता है? इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय मसल एंड फैट सेल्स। क्या करते हैं? ग्लूकोज की यूजेज को ज़्यादा करवाता है, ताकि मसल एंड जो फैट सेल है वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। जब मसल्स और फैट सेल ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। और साथ साथ डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो हम पहले कह चुके हैं कि हेपेटिक से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं। एंड डिक्रीज इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये बात भी हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज जो होता है उसको भी क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट करते हैं किस चीज़ को? ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को, ठीक है। अच्छा जी, नाउ इंडिकेशन कौन कौन से कंडीशन में हम दे सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ में दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट हु फेल ट्रीटमेंट विद डाइट एलोन, अगर कोई पेशेंट है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब डायबिटीज़ होते हैं तो हम उसके लिए डाइट प्लान करते हैं, ठीक है। उसके जो डाइट होता है उसमें चेंजेस करते हैं, लेस शुगर वगैरह जितने भी फूड है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। अगर डाइट के साथ ना हो जाए वो ट्रीट, उसके ग्लूकोज लेवल फिर भी जो है हमारे पास कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो देन उस कंडीशन में यूज़ कर सकता है। इट डज नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया, अच्छा जी, हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं कर सकता है ये मेडिकेशन ग्लूकोनाइड्स। सो कैन बी गिवन कंबाइन विद सल्फोनिलूरिया और इंसुलिन। सो इस वजह से अगर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं कर सकता है तो हम कम्बिनेशन के साथ भी दे सकते हैं, सल्फोनिलूरिया और इंसुलिन के साथ भी इस मेडिकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या है? डिजीनेस है, फैटीग है, हेडेक है, बाइटर और मेटालिक टेस्ट एंड एनोरेक्सिया, ये क्या है? साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेटेड एंड लीवर और रेनल एम्पेयरमेंट, ठीक है। रेनल एम्पेयरमेंट एंड लीवर एम्पेयरमेंट में हम नहीं दे सकते। अगर कोई पेशेंट जो है उसको रीनल प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम ग्लूकोनाइड्स को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर हम देंगे तो क्या होगा? कैन रिजल्ट इन लैक्टिक एसिडोसिस, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम देंगे तो इसमें लैक्टिक कंपाउंड होते हैं, और वो लैक्टिक कंपाउंड जब आपकी बॉडी से रेनल एंड लीवर सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, अगर आप
ये देंगे ये मेडिकेशन, तो वो लैक्टिक कंपाउंड आपके बॉडी के अंदर एकमुलेट होंगे और वो लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक टॉक्सिसिटी काज करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एकमुलेट हो जाते हैं लैक्टिक कंपाउंड, तो उससे लैक्टिक टॉक्सिसिटी और लैक्टिक एसिडोसिस काज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में भी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नॉन सल्फोनल यूरियाज में सेकंड वन कौन सा है हमारे पास? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या काम करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? दे इनहिबिट द डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CHO कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनहिबिट करते हैं किस चीज को? डाइजेस्टिव एंजाइम को। और डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है हमारे पास? ग्लूकोसाइडेज। और जब उनको इनहिबिट करते हैं तो वो वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज होता है तो उनको अफेक्ट करेगा। अब जब हमने ये मेडिकेशन ले लिया तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो है वो रिलीज नहीं होगा, और जब रिलीज ही नहीं होगा वहाँ पे तो क्या होगा? हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। They inhibit alpha glucosidase lead to inhibition of the absorption of CHO. This reduce and blood glucose. ठीक है, तो अगर ये इनहिबिट करेगा किस चीज को? ग्लूकोसाइडेज को। एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट करेगा फिर किस चीज को? एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट को। और जब कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जब कार्बोहाइड्रेट अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इट्स मीन दैट के ग्लूकोज हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ग्लूकोज की भी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। सो इट्स मीन अल्टरनेटली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कौन कौन से है? एकार्बोज एंड मिग्लिटोल, ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ द ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है, जो कि ब्रांड नेम से आते हैं प्रिकोज एंड ग्लाइसेट। अच्छा, अब इसके इंडिकेशन क्या क्या है? कौन कौन से कंडीशन में हम दे सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज में दे सकते हैं। कैन बी गिवन विद और विदाउट अदर एंटी डायबिटिक एजेंट, किसी और एंटी डायबिटिक एजेंट के साथ कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, या हम विदाउट द कम्बिनेशन विद अदर एंटी डायबिटिक्स एजेंट भी यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट में से क्या क्या आता है इसका? फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस मीन के जो हमारे एब्डोमेन में क्या होता है? गैस एकमुलेटेड होते हैं, गैस जमा हो जाते हैं। लॉज स्टूल और डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लूटिंग, ये हमारे पास साइड इफेक्ट है ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर के। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज thiazolinidions. Thiazolinidions also known as ग्लिटाजोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि thiazolinidions आर आल्सो कॉल्ड ग्लिटाजोन्स। ठीक है, ग्लिटाजोन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? thiazolinidions वर्क बाय टारगेटिंग द PPAR, स्टैंड फॉर गामा रिसेप्टर से। ठीक है, ये PPAR को क्या करते हैं? टारगेट बनाते हैं अपना, यानी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं PPAR गामा रिसेप्टर पे। एंड PPAR गामा रिसेप्टर क्या होते हैं? PPAR स्टैंड फॉर पेरोजाइसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। ये जो पेरोजाइसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। और इनका काम क्या होता है कि ये जब इनको इनहिबिट करते हैं ये thiazolinidions, तो इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, और इंसुलिन के साथ बाइंड करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर को सेंसिटाइज करते हैं। और जैसे ही वो रिसेप्टर सेंसिटाइज होते हैं और इंसुलिन को अपने साथ बाइंड करने देते हैं, तो देन हमारे पास क्या होगा? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इजीली हो जाएगा। ये PPAR ये रिसेप्टर्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के ज़्यादातर एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो thiazolinidions हम मेडिकेशंस लेते हैं तो ये जाके
PPAR that is stand for pyrozyosome proliferator activated receptor, उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये इंसुलिन को क्या करते हैं, सेंसिटिविटी एंड प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, क्या करते हैं, इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं कि वो रिसेप्टर्स के साथ, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए। जब बाइंड होंगे तो क्या होगा, इजीली मेटाबोलाइजेशन होगा ग्लूकोज का, और उसके साथ साथ जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं यानी बीटा सेल, वहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, पुगल्यूटाजोन HCl एंड रोसिग्लिटाजोन एंड pioglitazone are the example of thiazulinidiones। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एंड द थर्ड वन इज ट्रूग्लिटाजोन क्या है, का सीवियर लीवर प्रॉब्लम एंड डेथ रिमूव फ्रॉम मार्केट। अच्छा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ट्रूग्लिटाजोन जो है ये क्या है, ये सीवियर लीवर प्रॉब्लम काज करता था, सो दैट्स वाई ये पहले यूज होता था, बट राइट नाउ ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा MCQs के लिए। अच्छा जी, thiazolinidions के साइड इफेक्ट क्या क्या है, कैन काज वेट गेन एंड उडीमा एंड कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी। अच्छा जी, इसके साथ वेट गेन होता है। अगर वेट गेन होता है इस मेडिकेशन के साथ, सो वेट गेनिंग जो है इट इज़ आल्सो काज ऑफ डायबिटीज़ एंड विच क्या करते हैं, जब वेट गेन होगा तो आप रेस्ट पर होते हैं डायबिटीज़ के, तो इट्स मीन के ये मेडिकेशन जो है वेट गेन करते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिवियर एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट है क्या, किस चीज़ के, thiazolinidions के। ठीक है, इसके साथ साथ उडीमा एंड कार्डिक वस्कुलर टॉक्सिसिटी को भी काज करते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज मेग्लेटिनाइड्स मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, एट लोअर ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग पेनक्रियाटिक सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, पेनक्रियास के बीटा सेल को इनहिबिट करते हैं और वहां से इंसुलिन की सिक्रीशन को एनहांस करते हैं। ठीक है, दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, शुड बी टेकन बिफोर और अप टू 30 मिनट्स बिफोर अ मील से हम कितने 20 to 30 मिनट्स बिफोर द मील हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड, these are the example of meglitinides। सो MCQs में ऐसे MCQs अक्सर पूछे जा सकते हैं कि रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश। सो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मेग्लेटिनाइड्स, इनके कंट्रा इंडिकेशन क्या है, लीवर डिसफंक्शन है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट लीवर डिसफंक्शन के साथ है तो उस पर हम इस मेडिसिन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डायबिटिक और हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास नाउ कोई पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत डाउन हो चुका है, तो उसको इस तरह से डाउन तो भी नहीं छोड़ना है, हमें एक बैलेंस स्टेट में रखना है। तो अब उसको हम देंगे हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स, ताकि उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और एक बैलेंस स्टेट में आ जाए। तो डायबिटिक ड्रग्स और हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होंगे जो कि हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो आइए इसको भी स्टडी करते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स में हमारे पास कौन से ड्रग्स आते हैं, ग्लूकागान एज यू नो ऑल कि ग्लूकागान हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है अल्फा सेल ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहांस एंड द पेनक्रियास से, और पेनक्रियास से ये ड्रग्स, ये हार्मोन्स सिक्रीट होके इनका काम क्या होता है कि जो हमारे पास स्टोर ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। सो नाउ लेट्स स्टडी इट। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहांस इन द पेनक्रियास। पेनक्रियास में जनरली
पेनक्रियास के अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन। इट इंक्रीज द ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोजिनोलाइसिस के थ्रू हमारे पास ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उस टाइम हमारे पास इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करवा देते हैं इन द लीवर। और जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, यानी हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चला जाए, तो उस टाइम हमारे पास ग्लूकागॉन क्या करते हैं? उस ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ताकि हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में हम दोबारा से चले जाए। जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, हम उस ग्लूकोज फिर से हमें बॉडी में बिल्डअप होना चाहिए, तो वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नाउ इंडिकेशन। अच्छा जी, अब ये हम सप्लीमेंटल लेते हैं जब हमारे बॉडी प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है खुद से, तो कौन कौन से कंडीशन में हम ले सकते हैं? इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन की वजह से हम बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले गए हैं तो उस कंडीशन में अनकॉन्शियस आर क्लाइंट हु कैन नॉट टेक शुगर्स ओरली। ठीक है, या वो पेशेंट जो कि शुगर ओरली खुद से नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम ग्लूकागॉन की मेडिकेशन देंगे। ठीक है, रूट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से रूट किस रूट से दे सकते हैं? एज अवेलेबल फॉर पेरेंटल यूज IV एंड IM। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? 5 to 20 मिनट्स। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स में सेकंड वन हमारे पास क्या है? डायाजोजाइड। डायाजोजाइड्स आर द सेकंड हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स। दैट इज मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट इंक्रीज द ब्लड शुगर बाय इनहिबिटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल एंड स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। अब डायाजोजाइड्स ये क्या करते हैं? इंसुलिन की जो सिक्रीशन है बीटा सेल से उसको इनहिबिट करता है। जब हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन इनहिबिट होगी पेनक्रियास से, तो इट्स मीन दैट के बॉडी के अंदर ग्लूकोज खुद ब खुद बिल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या करते हैं? द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास एपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से ज़्यादा सिक्रीट होंगे, सो एपिनेफ्रिन हमारे पास क्या है? एपिनेफ्रिन जनरली एपिनेफ्रिन हमारे पास एक इमरजेंसी के तौर पर, जब कोई ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन सिक्रीट होते हैं, तो अगर हम कोई ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले गए हैं तो उस टाइम हमारे पास एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करवाएगा। ठीक है, ये ड्रग्स। एंड जो एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास देन बॉडी की जो ग्लूकोज की लेवल है उसको मेंटेन्स करने में हेल्प आउट करेगी। इंडिकेशन क्या है? किन कौन से कंडीशन में हम ले सकते हैं? क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया लाइक सर्टन कंडीशन सच एज ट्यूमर आर द पेनक्रियाज। अच्छा, सर्टन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में हम ले सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास पेनक्रियास के ऊपर क्या है? ट्यूमर बना हुआ है, तो उस टाइम हम क्या होंगे? ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होंगी। तो उस टाइम हमारे पास क्या? ग्लूकोज में इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है? पेनक्रियास कर रहा है। अब पेनक्रियास के ऊपर ट्यूमर बना हुआ है, तो उस टाइम हमारे पास पेनक्रियास अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का बैलेंस बरकरार रख सके। तो उस कंडीशन में हम डायाजोजाइड्स को ले सकते हैं। कैन कॉज द रिलीज ऑफ टू मच इंसुलिन। ठीक है, अगर पेनक्रियास के ऊपर ट्यूमर बन गया तो उस टाइम हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी पेनक्रियास से। ठीक है, और जब पेनक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगी तो इट्स मीन दैट कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो जल्दी मेटाबोलाइजेशन होगी उसकी, या उसकी जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग की कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंसुलिन वो उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। किस चीज़ में? ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करेगा। तो इट्स मीन दैट के इन सब वजूहात की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होगा। तो उस वजह से हम डायाजोजाइड्स को लेंगे, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख सके। ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना है? 1 आवर। नाउ नर्सिंग एम्प्लीकेशन, होम केयर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब एज अ नर्स हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं? हम पेशेंट को किस तरह से एजुकेट करेंगे, और नर्सिंग
होम केयर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, हम डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करेंगे, क्या एजुकेशन देंगे कि वो घर पर रहकर डायबिटिक अगर एक कोई पेशेंट है तो वो अपना किस तरह से केयर कर सकता है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। एज अ नर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट और उसके फैमिली को क्या करें, ग्लूकोज मॉनिटरिंग का कहे कि आप लोग जो है क्या करें, रेंडमली ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है उसको आप लोग घर पे परफॉर्म करें और इसको प्रॉपर मॉनिटर करें। और दूसरा, उसको अगर हमने इंसुलिन लिखा हुआ है तो घर पर आप लोग एडमिनिस्टर किस तरह से कर सकते हैं इंसुलिन को, ये प्रॉपर टेक्निक उनको बताना चाहिए। ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये हम एज अ नर्स क्या करेंगे, उसके अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में अगर खुदा न खास्ता कोई पेशेंट चला जाता है तो उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। टीच पेशेंट एंड देयर फैमिली दैट ऑरेंज जूस, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स एंड हॉट कैंडीज कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में चला गया है तो इनको हम रिकमेंड करेंगे कि कैंडीज़, ऑरेंज जूस या शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स जो है वो आप उनको पिलाएं, तो वो डायरेक्ट उनके बॉडी के अंदर जाके क्या ग्लूकोज के लेवल को दोबारा से बहाल कर सकते हैं इजीली। टीच क्लाइंट एंड एट व्हाट टाइम द इंसुलिन और ओरल एजेंट स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, ये भी हम पेशेंट को बताएंगे कि अगर आपने इंसुलिन लगाया या ओरल एजेंट लिया तो कितने देर में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और आप लोगों ने किस किस टाइम इसको लेना है। असेस द पेशेंट ब्लड शुगर लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। ठीक है, जब भी हम इंसुलिन लगाएंगे तो इंसुलिन अप्लाई करने से, एडमिनिस्टर करने से पहले हमने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है। ठीक है, अच्छा, नर्सिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंसुलिन। नाउ इंसुलिन अगर हम कोई सी पेशेंट को लगा रहे हैं तो एज अ नर्स हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे। पहले, असेस द पेशेंट ब्लड शुगर लेवल बिफोर एडमिनिस्टर इंसुलिन। इंसुलिन लगाने से पहले हमें चेक करना है ब्लड शुगर लेवल को। नर्स शुड ऑलवेज एडमिनिस्टर इंसुलिन ऑन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, टाइम का हमें ख्याल रखना चाहिए, जो टाइम बताया गया है उसी टाइम पर हमें इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है। द नर्स मस्ट रोल द वाइल ऑफ इंसुलिन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, डू नॉट शेक द वाइल, बबल्स कैन लीड टू एन एक्यूरेट डोज। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो हम शेक करेंगे, अगर इंसुलिन का जो वाइल है उसको हमने क्या करना है, रोल करना है। ठीक है, ना कि शेक। अगर शेक हम करेंगे तो उस पर बबल्स बन जाते हैं और जब बबल बन जाते हैं तो फिर हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं कर पाएंगे कि हमने कितना इंसुलिन लगा लिया। ठीक है, अगर हमें यूनिट्स में हम हमेशा इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, उसका अपना एक वो होता है कि अगर 150 तक है किसी का ब्लड शुगर लेवल तो 2 यूनिट्स लगाते हैं, अगर 200 तक है तो फिर हम 4 यूनिट्स लगाते हैं, अगर 250 तक है तो फिर हम 6 यूनिट्स लगाते हैं, और जब उसके ऊपर बबल बन जाएंगे तो हम उस तरह से फिर प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, इंसुलिन मॉनिटरिंग, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक रीडिंग स्केल्स होता है। ठीक है, कि अगर 150 से 200 तक है तो 2 यूनिट्स हम लगाएंगे, 200 से 250 तक है तो 4 यूनिट, एंड 250 से 300 तक है तो हम 6 यूनिट्स लगाएंगे। तो अगर फिर इस तरह से हम शेक करेंगे उस वाइल को तो उस पर बबल्स बन जाएंगे, और जब बबल बन जाएंगे तो हम प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाएंगे उसके कि हमने कितने यूनिट अप्लाई किए। इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन ओरली। ठीक है, ओरली हम इंसुलिन नहीं देंगे। इंसुलिन इंजेक्शन साइट शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम लिपोडिस्ट्रोफी, जो हम पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमने साइड रोटेट करना है, बार बार एक जगह पर इंसुलिन एडमिनिस्टर नहीं करने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम लिपोडिस्ट्रोफी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, नर्स शुड नो द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड टीच द पेशेंट अकॉर्डिंगली। नर्स एज अ नर्स हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस हमें पता होने चाहिए कि अगर पेशेंट हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है हमसे तो देन हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को भी हमने ये सब चीज़ें टीच करने हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज हमने एंटी डायबिटिक एजेंट्स को कंप्लीट किया, एंड आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आज के इस वीडियो लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को जिस टाइप का भी इशू हो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दे।